कश्मीर में अखिलेश यादव की मुलाकात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से हुई तो क्या बात हुई? क्या कांग्रेस पार्टी अब भी ये दबाव बना रही है कि उसे फूलपुर की सीट मिलनी चाहिए? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अभी तक क्या डील हुई है? और कश्मीर में राहुल और प्रियंका की अखिलेश से क्या बात हुई है? हम आज ये समझेंगे। ये भी जानिए कि मायावती बीजेपी पर क्यों फायर है। आखिर बीजेपी ने कोटा विद इन कोटा लागू कर दिया हरियाणा में, तो मायावती बिफर पड़ी। और आखिर में मिल्कीपुर का वो चुनाव जो टल गया है, कब तक टला है यह कहना मुश्किल है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। अब बीजेपी हावी है यह कहकर कि समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने वकील खड़ा कर इस चुनाव को टलवा दिया है। क्या है ये खबरें? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में गठबंधन को लेकर क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी ने अब ये साफ कर दिया है कि 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें से 7 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस के लिए 2 सीटें, गाजियाबाद सदर और खैर की सीट वो छोड़ी। ये बात समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल्कुल साफ साफ कही जा चुकी है और बाकायदा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने इस बात को आधिकारिक तौर पर कह दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अभी भी लगता है कि उनके लिए गुंजाइश है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सूत्रों से खबर है उसके मुताबिक कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और राहुल और प्रियंका दोनों पहुंचे थे। और जो अनौपचारिक बातचीत की डिटेल्स निकल करके आई है उसमें यह बात है कि जो गांधी परिवार है उसकी तरफ से एक आग्रह किया जा रहा है अखिलेश यादव से कि आप कम से कम हमें फूलपुर की सीट दे दें। बेशक आप कोई और सीट दें ना दें, लेकिन हमें फूलपुर की सीट जरूर दे दें। उधर आपको बताएं कि पहले ही समाजवादी पार्टी फूलपुर की सीट पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब भी दोनों नेताओं ने अखिलेश यादव से बात की और अखिलेश यादव ने भी उन्हें यह कम्युनिकेट किया कि हम आपके लिए 2 सीटें छोड़ रहे हैं। हालांकि मीरापुर और कुनरकी, मीरापुर का ऐलान हो गया है जहां कादिर राणा की पुत्रवधू को उन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दिया है, जबकि कुनरकी में अभी टिकट का ऐलान होना बाकी है। लेकिन 2 सीटें उन्होंने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को दे दी है। अब कांग्रेस के भीतर ये हाल है कि कांग्रेस हर हाल में लड़ना चाहती है फूलपुर। उसे लगता है कि पुश्तैनी सीट है, कभी यहाँ से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा रहा है, लोगों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा है गांधी परिवार ने। इसलिए लगातार जो अखिलेश यादव से बातचीत हो रही है उसमें फूलपुर को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव ही इस पर आखिरी फैसला लेंगे, लेकिन उन्होंने टिकट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बड़े कम गुंजाइश है कि फूलपुर को लेकर के दोबारा से कोई रिविजिट करेगी पार्टी, इसकी गुंजाइश कम लगती है। लेकिन चूंकि ये आग्रह, ये रिक्वेस्ट टॉप से आया है, यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से है, तो ऐसी स्थिति में इस पर यह नजर बनाकर रखनी हुई क्या सचमुच फूलपुर समाजवादी पार्टी के साथ रहती है या आपसी समन्वय की स्थिति में इसे वो छोड़ देते हैं। लेकिन इससे जुड़ती है एक और बात, वो है महाराष्ट्र के चुनाव। आज से अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। आज अखिलेश यादव पहले नासिक पहुंचे, नासिक के बाद मालेगांव में उन्होंने सभा की है और जनसभा मालेगांव में, हालांकि उनके 2 विधायक हैं, लेकिन अखिलेश यादव इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में फिलहाल नहीं जा रहे और वो मालेगांव और दूसरे मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना कैंपेन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की मांग की है, 7 सीटें, उन्हें लगता है कि 7 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसके आसपास ही अगर जो इंडिया अलायंस है महाराष्ट्र का, वो अगर चाहेगा या उनसे जो बात करने की बात हो रही है कि उनसे बात करके इतनी सीटों पर समझौता किया जाए। कितनी सीटें मिलती हैं तो कहना मुश्किल, लेकिन कांग्रेस वहां बड़ी प्लेयर है और अखिलेश यादव हर हाल में एक सीट जो फूलपुर की है उसे वो बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा सूत्रों का मानना है
कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को सम्मानजनक सीटें देती है तो फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इस रिक्वेस्ट पर कोई चर्चा हो सकती है। फिलहाल इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आज पूरे दिन अखिलेश यादव महाराष्ट्र में हैं। आज उन्होंने एक जनसभा की है, कल वो धुलिया में दूसरी जनसभा करेंगे और उसके बाद लौटेंगे। यानी कि अपनी जीती हुई 2 सीटों के अलावा वो उन सीटों पर जा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में खुद को मजबूत महसूस करती है और लगता है कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी दावेदारी करेगी। तो हमारी नजर रहेगी। अब अगली खबर, और अब हम बात करेंगे कोटा विद इन कोटा की और उस पर मायावती के विफर जाने की। आपको बताएं कि मायावती जब से सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन आया, एक फैसले के शक्ल में रहा कि दलितों के बीच भी कोटा विद इन कोटा लागू हो, क्रीमी लेयर लागू हो, इस तरह की बातें जब सुप्रीम कोर्ट ने कही तो उसके बाद से ही मायावती इस बात से न सिर्फ खफा हैं बल्कि पहली बार उनकी पार्टी सड़कों पर उतरी भारत बंद करने, कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन, इस फैसले को नहीं मानेगी कि दलितों के बीच में आरक्षण का कोई बंटवारा। हालांकि कई राज्यों में पहले से ही कोटा विद इन कोटा है। बिहार में भी दलितों में दलित और महादलित जैसे वर्गीकरण मौजूद हैं। यानी कि कोटा के भीतर एक उप वर्गीकरण हो जिसमें जो अति दलित हैं, जो महादलित हैं, उनको उसमें लाया जाए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही नायब सैनी की सरकार ने हरियाणा में शपथ लिया है, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो हरियाणा में दलितों में कोटा विद इन कोटा लागू कर दिया है। और यानी कि अब वहां जो दलितों के लिए कोटा है उसमें भी उप वर्गीकरण होगा और उसमें एक हिस्सा दलितों के भीतर जो अति दलित हैं, जिसमें वाल्मीकि, खटेक, इस तरह की जो अति दलित बिरादरियां आती हैं, उनको रखा जाएगा और बाकी जो बचेंगी उसमें फिर जाटो और दूसरी ऐसी बिरादरियां जो दलित हैं। लेकिन मायावती इस पर बिफरी हैं। आज उन्होंने एक के बाद एक एक्स पर 3 पोस्ट लिखे और जो पोस्ट उन्होंने लिखा है उस पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया एक बार फिर कि जिस तरीके की उम्मीद थी इन पार्टियों से जो कांग्रेस करना चाहती थी वो बीजेपी ने भी कर दिया है। और उन्होंने जो लिखा है, हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने की, अर्थात आरक्षण के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को बांटने, उन्हें आपस में लड़ाते रहने का यह षड्यंत्र है। यह दलित विरोधी ही नहीं, घोर आरक्षण विरोधी है। और उन्होंने जो दूसरी लाइन में लिखा है वो ये कि हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से यह साबित होता है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले से निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने में लगी है, जो घोर अनुचित और निंदनीय है। इसके अलावा भी उन्होंने एक और ट्वीट किया है। तो मायावती पूरी तरीके से बेफर पड़ी हैं क्योंकि बीजेपी ने अब इस मुद्दे को हरियाणा में तो हवा दे दी, यानी कि कोटा विद इन कोटा। तो क्या इसका असर अब दूसरे राज्यों पर भी दिखेगा? मायावती इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये दलितों को बांटने की, दलितों के वोट बैंक, दलितों के वोट में अलग अलग जातियों में बांटकर उसमें सेंध लगाने की एक बड़ी कोशिश है और बीजेपी से मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने ये कर दिया है। अब मायावती जिस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी थी, क्या इस मुद्दे को लेकर काफी आगे जाएंगी? क्योंकि इसमें दलितों के बीच में एक सेक्शन इसके पक्ष में है और दूसरा इसके विरोध में है। मायावती का जो कोर वोटर है, खास करके जाटव, वो इसके खिलाफ है, जबकि दूसरी अन्य जातियां बहुत सारी इसके समर्थन में है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये मायावती का विरोध मायावती को ही उल्टा पड़ जाए, इस लिहाज से कि दलितों की जो जातियां चाहती थीं कि कोटा के भीतर रिजर्वेशन हो, वो फिर मायावती से नाराज हो जाए। लेकिन मायावती ने भी सोच कर ही स्टैंड लिया होगा। अब देखना यह है कि यह मामला आगे कहां तक जाता है। अब अगली खबर, और अब हम आपसे बताने जा रहे हैं आपको कि मिल्कीपुर में आखिर क्या हुआ है। तो जान लीजिए, अब मिल्कीपुर का चुनाव फिलहाल टल चुका है, नहीं होगा। चुनाव आयोग ने 9 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टला इसलिए है क्योंकि वहां की एक याचिका, वहां पर
वहां जो 2022 के चुनाव को अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर का विधानसभा की सीट जीती थी, उसके खिलाफ एक याचिका दी थी गोरखनाथ बाबा ने, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। बहुत हो हल्ला हुआ, हंगामा मचा कि बीजेपी की वजह से यहां पर चुनाव नहीं हो रहा और बीजेपी नहीं चाहती है कि यहां पर चुनाव हो, क्योंकि बैक टू बैक अयोध्या लोकसभा और अयोध्या की फिर मिल्कीपुर विधानसभा दोनों हारने का रिस्क बीजेपी नहीं ले सकती। लेकिन अदालत में हुआ उल्टा। अदालत में बकायदा अवधेश प्रसाद के साथ अवधेश प्रसाद की जो वकीलों की टीम थी, उसने विरोध कर दिया इस याचिका की वापसी का। यानी कि अवधेश प्रसाद की टीम नहीं चाहती थी कि यह याचिका वापस हो, इसलिए अदालत में बकायदा उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने याचिका डाली है, पहले सबकी याचिकाएं मंगाई जाएं, वापसी की याचिकाएं मंगाई जाएं, तब फैसला। और इसीलिए अदालत ने अब इस पर सुनवाई 15 दिन के लिए टाल दी। तो 15 दिन के लिए सुनवाई तो टल गई, इसका मतलब चुनाव टल गया। तो चुनाव होंगे कब? चुनाव अब कभी भी होंगे, जब होंगे जब हाई कोर्ट से इस पर कोई फैसला आ जाएगा। 6 महीने का जो बार है कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराना है, वो ऐसी स्थिति में है जब चुनाव कराने को लेकर किसी तरह की कोई याचिका न पड़ी हो, चुनाव को लेकर के कोई मामला सब जुडिस ना हो। लेकिन अब यह मामला पूरी तरीके से न्यायालय के विचाराधीन है, सब जुडिस है। इसलिए ये जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता, वो 1 महीना हो, 15 दिन हो, 6 महीना हो, तब तक यहां चुनाव नहीं होंगे। इसलिए अभी बिल्कुल साफ हो गया कि सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव होंगे। 1 सीट पर चुनाव अब हाईकोर्ट से इस पर फैसला आने के बाद होगा। लेकिन जिस बीजेपी पर यह आरोप लग रहा था कि वो नहीं चाहती थी कि मिल्कीपुर का चुनाव हो, उस बीजेपी ने अब मामले को पलटने की कोशिश की है और सीधे सीधे अवधेश प्रसाद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस चुनाव को रोकने की कोशिश की। इसके पीछे की एक और वजह है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने वहां से अवधेश प्रसाद के बेटे को अपना उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन अवधेश प्रसाद के बेटे पे हाल में एक मामला दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है। और अवधेश प्रसाद को यह जरूर लगता है कि जब तक इस केस का निपटारा ना हो जाए, कम से कम उनका बेटा जो कैंडिडेट है, उसे भी अच्छी खासी राहत मिल जाएगी तब तक, और जब अगली बार ये चुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर सबके हित इसमें दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का दूसरा हित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्री रहेंगे, वो महाराष्ट्र चुनाव का कैंपेन कर सकते हैं, वो झारखंड चुनाव का कैंपेन कर सकते हैं। अवधेश प्रसाद का अपना हित ये है कि बेटे के ऊपर जो केस हुआ है, जो कैंडिडेट है, उसमें आने वाले वक्त में उन्हें भी राहत मिल सकती है। इसलिए दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन दिखाई देता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए यूपी तक।